नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 212 सब्जेक्ट कोड है आपका। नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बात करेंगे भारतीय सरकार के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कराने वाला हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के। साथ साथ ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जून 2024 के पेपर में। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर 2024 के लिए भी और जून 2025 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट क्लास को दोस्तों। चलिए कहानी को स्टार्ट करें यदि, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इसका नाम है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस प्रकार से दी गई है। मैं आपको बता देता हूं, भारत के संविधान में डायरेक्टली इन शब्दों को ना रख के भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे भारतीय संविधान की आप आत्मा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रियम्बल। भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहा जाता था, उसके अंदर इन तीनों शब्दों क्या किया गया है दोस्तों, रखा गया है। याद रहेगी इतनी बात। देखिए, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना, मतलब सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या फिर राजनीतिक न्याय हो, ये तीनों ही देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना चाहते थे और अधिकार देना चाहते थे। इसलिए भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है दोस्त। कैसे, देखिए, सबसे पहला है आपका सामाजिक न्याय। इंग्लिश में इसे कहते हैं आप सोशल जस्टिस। क्या कहते हैं दोस्त? सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार देना, सम्मान मिलना। देखिए, सामाजिक न्याय, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, न्याय का मतलब क्या होता है? हक मिलना। जब समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार, उसका हक मिले बिना किसी भेदभाव के, तो इसे आप क्या कह देते हैं? इसे ही आप सामाजिक न्याय कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत होता क्या है? समाज के कमजोर वर्गों जैसे दलित समुदाय है, आदिवासी लोग हैं या फिर ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी जो है दोस्तों, इनके अधिकारों की रक्षा समाज के अंदर की जाए। दलित समुदाय को आरक्षण दिया जाए, आदिवासी लोगों, माइनॉरिटीज को क्या किया जाए? अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाए। यही सामाजिक न्याय है। एग्जाम्पल के लिए स्टार लगा लेना, संविधान में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, नौकरियों में, पढ़ाई के दाखिले वाले क्षेत्र में, सरकारी अफसरों में, हर प्रकार के अफसरों में बिना किसी भेदभाव के खिलाफ अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। कमजोर वर्गों की सुरक्षा की बात की गई है। जहां पर आपको ये सारे प्रावधान संविधान में देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर सीधी सी बात है दोस्तों, क्या है? आपके लिए रखा गया है वहां पर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाज में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को उसका यदि अधिकार यानी हक मिल रहा है, तो वही आपका सामाजिक न्याय है। क्या आपको याद रहेगा दोस्त? बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आर्थिक न्याय क्या होता है आपका? इकोनॉमिक जस्टिस इसको कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम ईजे से। किससे दोस्तों? ईजे, इकोनॉमिक जस्टिस से हम इसे डिनोट करते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब है देश के सभी नागरिकों को समाज में समान आर्थिक अवसर मिले। समान आर्थिक अवसर का क्या मतलब है? सभी को रोजगार मिले, सभी अपनी जीविका कमा पाए, धन कमा पाए, संसाधनों का वितरण समान हो दोस्तों, श्रमिकों को कुछ अधिकार मिले, गरीब और जरूरतमंदों को क्या मिले? सहायता मिले। आपको पता है सरकार जो सब्सिडी देती है वो गरीब लोगों को, किसान लोगों को देती है भारत में। क्यों? ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, उनकी जेब में भी 4 पैसे हों, उन्हें भी आर्थिक न्याय मिले। आर्थिक न्याय का उद्देश्य होता है गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम करना दोस्तों, ठीक है, ताकि प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका अर्जित करने का समान अवसर मिल सके। भाई सीधी सी बात है, आर्थिक न्याय चाहता है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, आर्थिक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिल जाए। राजनीतिक न्याय क्या है? सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। जैसे राजनीतिक अधिकार बोले तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, हर व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने यानी चुनाव लड़ने का अधिकार हो, है ना दोस्तों, और सभी व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में भाग लेने का अधिकार हो। जैसे संविधान का जो अनुच्छेद 326 है दोस्त, इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति भारत में बिना किसी भेदभाव के क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। जबकि चुनाव आयोग का जिक्र हमारे संविधान के क्या 324 अनुच्छेद में किया गया है दोस्त। ये चीज क्या रखनी है? आपको याद रखनी है। आगे चले। क्या आपको तीनों प्रकार के न्याय यहां पर समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कास्ट और क्लास की। इसे कहते हैं दोस्तों, जाति को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं क्लास दोस्त। क्लियर? देखिए, इनमें क्या समानताएं होती हैं, इनमें क्या भिन्नताएं होती हैं, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जाति के अंदर समानताएं और भिन्नताओं की। देखिए, जाति की बात करें तो जाति जो होती है आपकी एक सामाजिक असमानता का प्रतीक होती है। जैसे हम दोनों की समानताओं की बात कर रहे हैं, तो चाहे जाति हो चाहे वर्ग हो, दोनों की क्या होती है? सामाजिक असमानता का मुद्दा होती है। यदि समाज जातियों में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है, तो इट मींस सोसाइटी के अंदर क्या है? अनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि चाहे जाति हो चाहे वर्ग हो, सामान्यतः आपको जन्म के आधार पर ही क्या होगा?
मिलेंगे। जाति तो हमारे यहाँ जन्म के आधार पर ही होती है, हालांकि वर्ग जो होता है वो अलग अलग आधार पर हो सकता है। स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी वर्ग, धन के आधार पर अमीर और गरीब वर्ग, शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित वर्ग। लेकिन ये सभी कुछ क्या करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं। चाहे जाति हो दोस्तों, चाहे वर्ग हो, दोनों ही सामाजिक असमानता को जन्म देते हैं। पहली समानता समझ में आई दोनों में दूसरी समानता क्या है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। देखिए कैसे, चाहे जाति हो चाहे वर्ग हो, दोनों ही समाज को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसलिए इन दोनों ही प्रणालियों में आपको सामाजिक गतिशीलता देखने के लिए मिलेगी। देखिए हमारा समाज बहुत सारी जातियों में और जातियों के अंदर ढेर सारे वर्ग में बटा होता है, लेकिन यही वर्ग मिलकर क्या करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। फिर आती है सामाजिक पहचान। जाति हो चाहे वर्ग हो, ये लोगों को एक सामाजिक पहचान देता है। जैसे मैं इस जाति से हूं और मैं अमीर वर्ग से हूं, शिक्षित वर्ग हूं और शहरी वर्ग हूं। एक ही व्यक्ति शिक्षित भी हो सकता है वो शहर में भी रहता हो। एक ही व्यक्ति हो सकता है कि उसके पास धन भी हो, अमीर भी हो। तो इसलिए एक ही व्यक्ति के कई वर्ग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जाति एक ही होती है दोस्तों। इसलिए सामाजिक पहचान बनाने में भी जाति और वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जाति और वर्ग में क्या समानताएं होती है, मैंने टोटल आपको यहाँ पर जाति और वर्ग में 3 महत्वपूर्ण समानताएं बताई। अब हम बात करेंगे जाति और वर्ग के अंदर कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं, जाति और वर्ग किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए बात करें जाति की, तो मैंने आपको बताया था जाति हमेशा जन्म से निर्धारित होती है दोस्तों। जाति कैसे निर्धारित होती है, जन्म से। आपने जिस जाति में जन्म ले लिया आपकी कास्ट वही रहेगी, बदलेगी नहीं। नेक्स्ट, बंध प्रणाली। बंध प्रणाली विवाह के माध्यम से स्थानांतरण, धार्मिक आधार और अस्पृश्यता, ये क्या है इसके लक्षण। जाति क्या करती है, आपको एक समूह के अंदर बंद कर देती है, आपका विवाह जाति के अंदर ही होगा। विवाह के माध्यम से स्थानांतरण हो सकता है, मान लीजिए आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो आप एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति के सदस्य बन सकते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। सामान्यतः जाति के आधार पर ही अस्पृश्यता की अवधारणा आती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं निचली जातियों की तब हम कुछ लोगों को अस्पृश्य कह देते हैं, जो कि संविधान मना करता है। नेक्स्ट, याद रखना जाति के कारण बहुत सीमित गतिशीलता होती है। क्यों दोस्तों, गतिशीलता मतलब जाति समाज को आगे बढ़ने नहीं देती, ये लोगों की सोच को एक ही जगह टिकाए रखती है। अंतरजातीय विवाह सीमित, आपको पता है दोस्तों आज भी हमारे देश में जिसे हम कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, ICM कह सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज आज भी हमारे देश में, भले कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया है कि इंटरकास्ट मैरिज लीगल है, लेकिन फिर भी समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता, परिवार इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और याद रखना यहाँ पर जाति का काम भी जन्म से निर्धारित हो जाता है। भाई कुम्हार है, जन्म से कुम्हार है तो मटके बनाएगा, लोहार है तो लोहे का काम करेगा, सोनार जाति है तो सोने का काम करेगी। जन्म से ही व्यवसाय क्या है, निर्धारित है। वर्ग की बात करें, वर्ग जन्म से निर्धारित नहीं होता, इसे कहते हैं क्लास। जैसे आपने अपर क्लास, लोअर क्लास है ना, अर्बन पीपल, विलेज वाले पीपल। इसके अलावा आप कहेंगे एजुकेटेड क्लास, अनएजुकेटेड क्लास। तो क्लास बनती है या तो आपके पैसे से, या आपके काम से, या फिर आपकी शिक्षा से। आप अपने स्थान से भी क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। ठीक है, ये खुली प्रणाली होती है। क्यों, जैसे ही आप पहले गरीब क्लास में थे, जैसे ही आप पे पैसा है आप अपर क्लास हो गए। पहले आप गांव में रहते थे तो आप कहाँ के थे, ग्रामीण वर्ग के थे, जैसे ही आप शहर में आप शहरी वर्ग हो गए। तो ये खुली प्रणाली होती है, इसमें सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होती है, गतिशीलता ज्यादा होगी। यहाँ पर अंतरजातीय विवाह आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है गरीब क्लास का इंसान अमीर से शादी कर ले, हो सकता है ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में शादी करने लगे और शहर वाले गांव से बहू ब्याह के ले आए। तो यहाँ पर अंतरजातीय विवाह होना आसान हो जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर और प्रयास के आधार पर व्यवसाय तय होगा। यहाँ पर जाति में तो जाति अपना एक व्यवसाय बताती ही है, पर आज के समय में 99% लोग अपनी जाति का व्यवसाय नहीं अपनाते, वो अपनी जाति से ऊपर उठकर कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं। क्लियर दोस्त, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई, बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे चलिए, अगर हम बात करें दोनों में फिर क्या डेफिनेशन निकल के आती है, तो डेफिनेशन सिर्फ इसलिए निकल के आती है कि जाति जो है एक बंद प्रणाली है। जाति के अंदर व्यक्ति फंस जाता है। क्यों, क्योंकि जन्म से तय होगी। आप कितना भी अच्छा कर्म कर ले कर्ण की तरह, लेकिन निम्न जाति से हैं तो आपको युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं है। वही सिस्टम है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता भी जाति में नहीं हो पाती। वर्ग की बात करें, एक ओपन माइंडेड प्रणाली है, धन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर तय होती है। इसलिए यहाँ पर सोशल मोबिलिटी ज्यादा होती है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि समाज कितना आगे बढ़ रहा है। वर्ग समाज को बढ़ाता है, जाति समाज को बढ़ने से रोकती है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं करती। ये जाति के अलावा किसी और व्यवसाय को भी अपनाना पसंद नहीं करती, और ऐसी कंडीशन में लोग दबे कुचले रह जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता कम होती है जाति में। क्लियर दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संविधान सभा की संरचना। इसको समझिए दोस्त, ये क्या है। संविधान सभा मैंने बताया था आपको, आजादी से पहले
हमने संविधान तैयार किया था, तो हमने एक संविधान सभा बनाई थी जिसका काम था भारत का संविधान तैयार करना। भारतीय संविधान सभा एक ऐसी संस्था थी जिसने भारत के संविधान का क्या किया दोस्तों, निर्माण किया। यह संस्था स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि इसको आजादी से पहले बना दिया गया था। ये जो हमारी संविधान सभा है दोस्त, इसको आजादी से पहले ही क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो 389 सदस्य थे, जिसमें से भारतीय राज्यों से, जो राज्य किसके पास थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उन राज्यों से 292 सदस्यों को चयन किया गया था। देसी रियासतों से यानी राजा महाराजाओं की रियासतों से 93 सदस्य आए थे। इसके अलावा बचे कुछ सदस्य दिल्ली से, अजमेर, मेरावड़ से, कुर्ग से और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान आज के समय पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहां से बचे कुछ सदस्य किसमें आए थे, डायरेक्टली आप कह सकते हैं संविधान सभा में। चलिए, संविधान सभा में ऐसा कहा जाता है 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि यहां पर चुना गया था। ये चीज भी क्या रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था संविधान सभा के लिए। सदस्यों को चुनाव की बात करें तो वयस्क मताधिकार से हुआ था दोस्तों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, स्टार लगा लेना, मतलब आम जनता ने इसमें वोट नहीं किया था। जो प्रांतीय स्तर पर विधायक चुने गए थे उन्होंने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, और इसका गठन दोस्तों जुलाई 1946 में हुआ था, संविधान सभा का गठन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या आपको संविधान सभा की संरचना समझ में आई? बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि मान लीजिए उपनिवेशवाद का समय है, उपनिवेशवाद का समय है यानी गुलामी का पीरियड, जब अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, भारत को अपना गुलाम बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, तो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सामान्यतः तो आपको पता नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा। उन्होंने कुछ भी भारत में पॉजिटिव नहीं किया। जैसे सबसे पहले कृषि पर निर्भरता बढ़ी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति का समय था, वहां पर कच्चे माल की आवश्यकता ज्यादा होती थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन चाइना के साथ अफीम का व्यापार करता था, तो भारत में अफीम की खेती, नील की खेती ज्यादा कराई जा रही थी। तो ज्यादातर अंग्रेजों ने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ भारत में खेती करवाने पर। किसानों का पूरा शोषण इसमें हुआ। खेती में तो वृद्धि हुई, लेकिन सिर्फ खेती में वृद्धि हुई। ये चीज क्या थी दोस्तों, गलत थी। ठीक है, इससे भारतीय किसानों की खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से दूर हो गए थे, और ज्यादातर फसलें कौन सी उगा रहे थे, नकदी फसलें, जिनको बाजार में बेचा जा सके, जैसे कपास, नील और अफीम की खेती। इसकी खेती ज्यादा होने लगी। भारतीय उद्योगों का पतन। भारत के लोगों के पास बहुत अच्छे हस्तशिल्प उद्योग थे दोस्तों। भारत के पास कैसे उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, मतलब आर्ट क्राफ्ट वाले। भारत के लोग ज्यादातर चीजें किससे बनाते थे, हाथों से बनाते थे। उस उद्योग को पूरी तरीके से विनाश कर दिया इन्होंने, और मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं भारत की मार्केट में ये बेचने लगे। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट था इनका, अंग्रेजों का। दूसरी खास बात यहां पर आप देखेंगे कि भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल दिया। यानी भारत कोई देश नहीं है, भारत तो एक ऐसा देश है जहां से कच्चे माल को लूटना है और अपने ब्रिटेन के उद्योगों में क्या करना है, फिर उन्हें वस्तुओं में बदलना है और उन्हें फिर वापस बाजार में आके भारत के ही लोगों को महंगी कीमतों पर बेचना है। जैसे भारत से ही कपास की खेती करा के कपास लेके गए, कपड़ा बना के लाया, भारत में बेचना स्टार्ट कर दिया। भारत से ही कच्चा नमक लेके गए, पैकेट में पैक करके लाए, भारत के लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो भारत को सिर्फ क्या बना दिया, कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। बढ़ते हुए टैक्स और भू राजस्व नीतियां, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इन्होंने लगातार कभी स्थायी बंदोबस्त के नाम पर, कभी मालवाड़ी प्रथा के नाम पर, कभी रैयतवाड़ी प्रथा के नाम पर अंग्रेजों ने समय समय पर भारत के किसानों पर स्थायी टैक्स लगाया, जिसमें फसल का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो क्या करते थे, टैक्स में ले लेते थे। ये चीज आपको याद रहेगी। इसके अलावा उन्होंने भारत के अंदर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया था। जितना भी बैंकिंग सिस्टम था सभी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा रखा था। उन्होंने भारत में एक वित्तीय प्रणाली स्टार्ट की थी सिर्फ भारत को लूटने के लिए। इनमें से कोई भी काम उन्होंने जो अगर पॉजिटिव किया भी, जैसे रेलवे की शुरुआत उन्होंने की, रेलवे लाइन बिछाई, ये सभी सिर्फ अपने व्यापार, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। कोई भी काम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नहीं किया था। याद रहेगी दोस्त। चलिए अब हम बात करेंगे उदारीकरण की, फिर चुनाव आयोग की बात करेंगे, दलित पैंथर आंदोलन की, भारतीय चुनाव में जाति की भूमिका क्या है, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना की। ये 5 कॉन्सेप्ट्स आपके और बच रहे हैं रैपिड फॉर्म में, इन्हें भी मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से समझिए, है ना। इसी क्लास में हम इस सारे कॉन्सेप्ट को ओवर करेंगे। देखिए उदारीकरण क्या होता है, इसको समझिए। उदारीकरण होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम इसे कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी आर्थिक नीति जिसमें सरकार किसी उद्योग या फिर क्षेत्र में अपने नियंत्रण को कम कर देती है। जैसे बाजार में सरकार कम हस्तक्षेप करती है और निजी क्षेत्र को ज्यादा स्वतंत्रता दे रही है। जैसे आज के समय में आप देख रहे हो भारत उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा है। भारत में मैकडोनाल्ड, आप कहेंगे बर्गर किंग जैसी इंटरनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं, बहुत तेजी से अपना बिजनेस फैला रही हैं।
इसे ही उदारीकरण कहते हैं। जब सरकार क्या करने लगे, अपने नियंत्रण को कम करने लगे, अपने हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था में कम करने लगे, इसे आप लिबरलाइजेशन कहते हैं। इसे भारत ने कब अपनाया था? 1991 में, जब भारत ने अपनी एलपीजी की नीति अपनाई थी, तो उसमें एल का मतलब लिबरलाइजेशन ही था, उदारीकरण ही था। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो सरकारी नियंत्रण को कम करने के लिए दोस्तों, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और बाजार में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। जब से बाजार में बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज जैसे, पिज्जा हट जैसे आप कहेंगे ब्रांड आए हैं, तब से आप देखिए मार्केट का स्वरूप ही बदल गया है। उपभोक्तावाद को बहुत बढ़ावा मिला है। हम मार्केट में निकलते नहीं हैं, हमें मोमोज की भी अब एक कंपनी देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, इस समय वाव मोमोज के नाम से एक इंटरनेशनल कंपनी स्थापित हो चुकी है। तो ये क्या है, आप देख रहे हो, ये कंपटीशन का लेवल है कि चीजें लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही हैं, देश तरक्की की तरफ क्या होने जा रही हैं। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, बात करते हैं चुनाव आयोग की। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में चुनाव आयोग का गठन सामान्यतः कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए थे सुकुमार सेन दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, सुकुमार सेन नाम था इनका। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका जिक्र भारत के संविधान में भी है। आर्टिकल 324 से लेकर आपको 327 तक मिल जाएंगे ये, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का काम भारत में चुनाव कराना, लोगों से वोटिंग कराना, लोकतंत्र को कायम रखना, मतदाता सूची तैयार करना, ढेर सारे इसके काम होते हैं। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि निष्पक्ष चुनाव कराने पर फोकस करती है। ये एक देश में सारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को क्या करती है? मैनेज करती है। जैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है चुनाव करा के, निष्पक्ष चुनाव कराती है, मतलब चुनाव के अंदर कोई भी गड़बड़ी ये होने नहीं देती। ये हालांकि वो अलग चीज है कि आजकल देश में क्या चल रहा है, रियलिटी पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है। देश के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, निष्पक्ष चुनाव कराना और राजनीतिक स्थिरता को लाना। क्योंकि यदि कोई संस्था ऐसी नहीं होगी जो चुनाव कराए, तब तक अच्छे से चुनाव हो नहीं पाएंगे, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्लियर दोस्त? आगे देखिए, बात करते हैं दलित पैंथर आंदोलन। जब दलित समुदाय की स्थिति समाज में लगातार क्या होने लगी दोस्तों? खराब होने लगी, तो दलित पैंथर्स के नाम से दलित समुदाय के लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। इसे ही आप क्या कहते हैं? दलित पैंथर आंदोलन। देखिए, ये एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। ये दलित पैंथर है दोस्तों, ये एक दलित लोगों का क्या कह सकते हैं आप, दलित समुदाय का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसका उद्देश्य था सिर्फ दलित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना। ठीक है, विशेषकर ये जो समुदाय था ये महाराष्ट्र में था। 1970 के दशक के आसपास, जब इंदिरा गांधी भारत की क्या होती थी, प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब दलित पैंथर आंदोलन अपने चरण पर था। इसकी स्थापना, दलित पैंथर की स्थापना 1972 में हुई थी। महाराष्ट्र के बंबई शहर में किसने की थी? नामदेव ढसाल और जेवी पवार, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर दलित पैंथर नाम के एक सामाजिक संगठन को बनाया था। यह संगठन एक एनजीओ के रूप में क्या करता है? दलित समुदाय के लिए लड़ता है। चलिए, इसका उद्देश्य है जातिगत भेदभाव को कम करना। जो आज भी आप कहते हैं ना ऊंच नीच का पावड़ा समाज में लोग खेलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार उनको मिले। दलित समुदाय में क्या हो? जागरूकता बढ़े, उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले। सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला, क्योंकि दलित समुदाय के लोगों को आजादी के बावजूद भी शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर ना के बराबर थे। उसके लिए दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाया गया था दोस्त। याद रहेगी इतनी बात? आगे चलिए, बात करते हैं भारत के चुनाव में जब हम राजनीति खेलते हैं तो जाति के आधार पर खेलते हैं, और आज भी ये बात सच है ना? देखिए कैसे, आपको पता है वोट बैंक की राजनीति। जब भी भारत में चुनाव होता है दोस्तों, तो वोट बैंक जाति के आधार पर हम खींचने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी जाति का नेता हूं तो मैं अपनी जाति का उदाहरण दे देकर बार बार वोट खींचूंगा, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है दोस्तों। देखिए कैसे, जाति आधारित वोट बैंक भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। राजनेता या फिर राजनीतिक दल क्या करते हैं? विशेष जातियों के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई दलित समुदाय का या पिछड़े वर्ग का, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, यादव, इस तरीके की जाति के समूह के लोग हैं, वो अपनी ही जाति की वोटें खींचने की कोशिश करते हैं नेतागण। वो क्या कहलाता है? आपका वोट बैंक की राजनीति। आरक्षण और जातिगत रणनीति, आपको पता है समय समय पर वोटों को खींचने के लिए नेता क्या करते हैं? स्पेशली अन्य पिछड़ा वर्ग को और दलित समुदाय को क्या करते हैं? आरक्षण का झांसा देकर बार बार उनकी वोट खींचने की कोशिश करते हैं। इसे भी आप क्या कहते हैं? जाति की राजनीति, जो कि हमारे देश में नहीं होनी चाहिए पर फिर भी होती है। जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन भी किया जाता है। ऐसा नहीं है सारे नेता ही गलत है,
कुछ जातियां भी ये चाहती हैं कि उम्मीदवार हमारी ही जाति का नेता खड़ा हो, हम उसी को ही वोट डालेंगे और हमारी जाति से नेता चुना जाए। वो किसी दूसरे जाति के उम्मीदवार चाहे वो कितने भी अच्छा क्यों ना हो उसको पसंद ही नहीं करते। तो इट मीन जाति के आधार पर ही हम उम्मीदवार को भी चुनते हैं। कई बार आप देखेंगे जातिगत गठबंधन और गठबंधन सरकारें, कई बार छोटे छोटे राज्यों में जहां पर कुछ विशेष जाति को ही बहुमत है उसके एमएलए मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, सरकार कायम कर लेते हैं जाति के आधार पर। तो जातिगत गठबंधन वाली राजनीति भी देश के अंदर अब होने लगी है। क्लियर दोस्त? चलिए अब है लास्ट इंपोर्टेंट, भारत की सेना, भारत की आन बान शान, जिसे आप कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? INA। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन, यदि आप ये पूरा बैच चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, बिल्कुल आप जाके उसे जरूर एनरोल करना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक सशस्त्र बल है जिसके पास हथियार होते हैं, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी की लड़ाई के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए स्थापित किया गया था। INA की स्थापना भारत की सुरक्षा के लिए नहीं की गई थी, भारत से अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, आजादी से पहले ही। देखिए कैसे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1939 से लेकर 1945 तक, जब ब्रिटिश सेना जापान के साथ युद्ध में उलझी हुई थी, तभी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना की क्या की थी दोस्तों? गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को INA का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का भी नारा दिया दोस्तों। INA को उस समय क्या कहा? आजाद हिंद फौज। INA का मुख्य लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन से क्या कराना? मुक्त कराना। सैन्य प्रशिक्षण, INA के सैनिकों को जापान में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और INA को उसकी एक सशस्त्र शाखा बना दिया। मतलब एक तरफ तो ब्रिटेन किसके साथ? आप कहेंगे ब्रिटेन उलझा हुआ है जापान के साथ युद्ध में, और दूसरी तरफ उसी युद्ध में भारत का साथ दे रहा है जापान, भारत की INA आर्मी को और सुभाष चंद्र बोस जी के क्या, आजाद हिंद फौज को ट्रेनिंग देने में। ठीक है, भारत की सीमाओं पर युद्ध, INA ने भारत के पूर्वी सीमाओं पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। INA में भारत में प्रवेश किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई सफल अभियान भी उन्होंने लड़े। जापान में बनाई गई थी, जापान में प्रशिक्षित थी। भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करके भारत में स्वतंत्रता लाना, यह INA का उद्देश्य था दोस्त। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे एग्जाम में यहीं से ही आएंगे, चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।